राजनीति विज्ञान की आज की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी। आज केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्तीय संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि हम लोगों ने केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी और प्रशासनिक संबंध थे उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपना ये लेक्चर, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 293 तक वर्णित हैं। संघीय शासन में वित्तीय संबंधों का अपना विशेष महत्व है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ साथ यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संसाधनों के वितरण को लेकर संविधान द्वारा सरकारों को जो भी दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों को सरकारें सकुशलता से संपन्न कर सकें। भारत के वित्तीय नियंत्रण को संसदीय लोकतंत्र का कवच भी कहा जाता है। भारत का जो वित्तीय नियंत्रण है उसको संसदीय लोकतंत्र का कवच भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वित्तीय नियंत्रण के लिए भारतीय संविधान एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उपबंध करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महालेखा परीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब वह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उस रीति से प्रस्तुत की जाए जो अनुच्छेद 124 के भाग 4 के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 293 तक वर्णित किया गया है। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में कराधान की शक्तियों को निम्न रूप से समझा जा सकता है। संसद के पास संघ सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में इनकी संख्या 15 है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसकी संख्या 20 है। राज्य यदि चाहे तो वह यह अधिकार केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्र कर संग्रहित करके यह कर राज्यों को दे देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देने की है, इसमें जो है पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर के अलावा समस्त राज्यों ने कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूल करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को सौंप रखा है। संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची पर कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त है, जिनकी संख्या वर्तमान में 3 है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद को प्राप्त है। इस उपबंध के अंतर्गत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को 2 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है, भारतीय संविधान ने कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया है, और दूसरा, संविधान में वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। कराधान की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक उपबंध। सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 264 को देखते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। यानी कि संविधान के इस अनुच्छेद में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कर
विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भी कर समुचित विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकेगा, न कि कार्यपालिका या प्रशासकीय आदेशों के द्वारा। यानी क्या होगा, विधानमंडल द्वारा ही कर लगाया जा सकेगा, कार्यपालिका और प्रशासकीय आदेशों द्वारा कोई कर लगाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि अनुच्छेद 265 कार्यपालिका और प्रशासकीय आदेशों में कर लगाने की रोक लगाता है, परंतु शुल्क लगाने की रोक नहीं लगाता। यानी क्या है, कार्यपालिका और प्रशासकीय आदेशों पर वो कर लगाने की रोक तो लगाता है, किंतु जो शुल्क है, जो फीस है, फीस लेने को लेकर किसी तरह का कोई रोक लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अब आइए हम इस बात को जानते हैं कि कर किसे कहें और शुल्क किसे कहें, यानी हम टैक्स किसे कहें और फीस किसे कहें। कर को सबसे पहले समझते हैं। कर एक सामान्य धनभार होता है तथा लोग प्रायोजन के लिए अनिवार्य होता है। नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए करों को सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह राजस्व की रीढ़ होती है। कर अनिवार्य हैं या अनैच्छिक नहीं हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति करों का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह कानून द्वारा दंडनीय है। शुल्क किसे कहेंगे? किसी विशेष सेवा में लगाया जाने वाला धन शुल्क होता है। शुल्क जिससे लिया जाता है और जो लेता है वो शुल्क दाता को विशेष सेवा प्रदान करता है। शुल्क सार्वजनिक हित के लिए नहीं बल्कि शुल्क दाता के हित के लिए लिया जाता है। अनुच्छेद 266 संविधान का यह अनुच्छेद भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से जानी जाएगी। किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां ट्रेजरी बिल निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाई अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाई में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जिसे राज्य की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। यानी कि केंद्र में जो बनेगी वो भारत की संचित निधि के नाम से जानी जाएगी और राज्यों में जो बनेगी वो राज्य की संचित निधि के नाम से जानी जाएगी। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी। भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रायोजनों के लिए या रीति से ही विनियोजित की जाएंगी। इसको फिर समझिए कि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार या इस संविधान में उपबंधित प्रायोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं की जाएंगी। विधि के अनुसार ही इसका विनियोजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अनुच्छेद 267 संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद संसद को विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना की शक्ति देता है, जिसे भारत की आकस्मिकता निधि कहते हैं। इस निधि से व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन रखी गई है। इसमें जो है राष्ट्रपति को ही सर्वोपरि राष्ट्रपति को ही रखा गया है, राष्ट्रपति के व्ययाधीन ये रखी गई है। राष्ट्रपति ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए समर्थ होंगे। राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के फलस्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य आकस्मिकता निधि के नाम से जाना जाएगा। इस विधि में
राज्य की पूर्ति के लिए, इस निधि से राज्य की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 व 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए। संशोधन से पूर्व केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अनुच्छेद 270 व 272 के अनुसार था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 272 को समाप्त कर 270 में व्यापक परिवर्तन कर दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 88वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जो सेवाओं पर कर से संबंधित था, और यह अनुच्छेद 268 क कहा गया। 268 क में केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92 ग जोड़ा गया, जो अभी हमने बताया कि सेवाओं पर कर से संबंधित था। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन प्राप्तियां संसद द्वारा सुझाए गए रीति के अनुसार केंद्र व राज्य द्वारा संग्रहित व विनियोजित की जाती हैं। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात और है जिसमें कहा गया है कि जिसने कुल केंद्रीय करों एवं कराधान से कुल आय का 29% राज्यों को दिलाने की सिफारिश की, यानी जो संविधान संशोधन हुआ 80वां संविधान जिसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया, उसमें कहा गया कि कुल केंद्रीय करों एवं कराधानों से कुल आय का 29% राज्यों को दिलाने की सिफारिश की थी, जिसके अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना जाता है। इसे हम अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना कहते हैं। इस संशोधन से केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को 4 वर्गों में बांटा गया। अनुच्छेद 268। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्यों के द्वारा एकत्र व प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे औषधीय और प्रसाधन सामग्री, स्टाम्प शुल्क, उत्पादन शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जाएंगे। किंतु ऐसे शुल्क जो संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उद्ग्रहणीय हैं भारत सरकार द्वारा, और अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। अनुच्छेद 268 का क। इसमें ऐसे करों की व्याख्या की गई है जो कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा संग्रहित और प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सेवा कर। 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है। अनुच्छेद 269। ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए तथा एकत्र किए जाते हैं परंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगाया गया कर तथा वस्तुओं के प्रेषण पर लगाए गए कर। अनुच्छेद 270। इस अनुच्छेद में उन करों का विवरण किया गया है जो कर केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं और प्राप्त राजस्व केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। 80वें संविधान संशोधन से पूर्व इसके अंतर्गत मात्र आयकर, कृषि को छोड़कर, तथा उत्पादन शुल्क आते थे, किंतु संघ सूची में वर्णित सभी कर व शुल्क तथा संघ के प्रायोजन का कोई भी कर अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 क तथा अनुच्छेद 269 को छोड़कर इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी व्यवस्था संविधान में की गई है कि केंद्र शासित क्षेत्रों और संघीय सरकार के पारिश्रमिक के लिए नियत राशि की कटौती के बाद आयकर के रूप में प्राप्त विशुद्ध राशि को राष्ट्रपति के आदेशों की व्यवस्था के अनुसार संघ और विभिन्न राज्यों में बांट दिया जाएगा।
इसके बारे में राष्ट्रपति वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर आदेश देगा। वित्त आयोग एवं राज्यों का अंश। वित्तीय वर्ष में वसूले गए कुल आगमन करों का ऐसा प्रतिशत जो राष्ट्रपति द्वारा नियत किया जाता है और राज्यों को आवंटित किया जाता है, वह ऐसे कर राज्य के बीच में बांटे जाएंगे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन की मंजूरी प्रदान की। इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 15वें वित्त आयोग ने कमोबेश 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को संरक्षित रखा। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जो अब तक 42% थी। केंद्रीय हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना माना जा रहा है। अनुच्छेद 271। इस अनुच्छेद में संसद को अधिकार लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद में संसद को अधिकार लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270 में किसी भी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और ऐसा अधिभार की संपूर्ण आय भारत की संचित निधि की भाग होगी। ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध हैं उनको भी हम समझते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 274। इस अनुच्छेद में ऐसे कराधानों पर जिनमें राज्य हितबद्ध हैं प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि ऐसे कराधान जो राज्य हित से संबंधित हैं उन पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। इसके अनुसार कुछ विधेयक या संशोधन हैं जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे कराधानों को निम्न रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1, ऐसे विधेयक या संशोधन जो ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध हैं अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है, संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 2, जो कृषि आय मद के अर्थ में परिवर्तन करता है। नंबर 3, जो राज्यों के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन धनराशि के वितरण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। नंबर 4, संघ के प्रायोजनों के लिए कोई अधिभार आरोपित करता है। अनुच्छेद 275। यह अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की सिफारिश करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान कर सकती है। भिन्न भिन्न राज्यों के लिए सहायता की राशि भिन्न भिन्न होगी। अनुच्छेद 276। यह अनुच्छेद वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर पर विधान मंडलों की शक्ति से संबंधित है। वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों से संबंध में विधियां बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्राप्त आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार से सीमित करती हैं। अनुच्छेद 279। इस अनुच्छेद में शुद्ध आगम की गणना की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि वह आगम जो संग्रहण को घटाने के बाद शेष प्राप्त होता है। शुद्ध आगम की गणना कैग द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280। यह अनुच्छेद के द्वारा वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 281। इस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। उसे सिफारिश के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होगा कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। अब है जो प्रकीर्ण यानी जो विविध मिसलेनियस वित्तीय संबंध जिसे हम कहते हैं। अनुच्छेद 282। इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य तथा केंद्र सरकार किसी सामाजिक कार्य, गैर योजनागत कार्यों के लिए जिसे हम कहते हैं ऐसे सामाजिक कार्य हेतु अनुदान प्राप्त कर सकेगी। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अनुदानों को किस नाम से जाना जाता है? विवेकाधीन अनुदान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र योजना आयोग, जिसे अब आज हम क्या नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र योजना आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को गैर संवैधानिक निकायों हेतु अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 285। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की संपत्ति पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं होगा, परंतु उपखंड 2 में यह प्रावधान है कि राज्य को केंद्र की उस संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार होगा जिस पर उसे संविधान लागू होने से पूर्व कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 286। इस अनुच्छेद द्वारा सामानों के क्रय और विक्रय पर राज्यों द्वारा कुछ दशाओं में कर लगाने का निषेध किया गया है। यानी कुछ दशाओं में कर लगाने पर राज्यों को निषेध कर दिया गया है, जैसे राज्य से बाहर वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात के दौरान क्रय विक्रय पर, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में संसद द्वारा घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं पर। अनुच्छेद 286 का 2। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे नियम बना सके जो यह निर्धारित करे कि जब कोई क्रय विक्रय राज्य के बाहर किया गया है, उस प्रयोजन के लिए संसद ने केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 पारित किया है। अनुच्छेद 287। यह अनुच्छेद विद्युत पर करों से छूट से संबंधित है। इस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों को भारत सरकार के प्रयोग के लिए दी गई या रेल निर्माण, बनाए रखने या चलाने के लिए उपयोग में की गई विद्युत पर कर लगाने का निषेध करता है। अनुच्छेद 289 राज्य की संपत्ति और राज्य को संघ के कराधानों से छूट की व्यवस्था का प्रावधान करता है, किंतु संसद राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे में कर लगा सकती है। अनुच्छेद 292। इस अनुच्छेद में ऋण लेने की शक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर विदेशों से या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से केंद्रीय सरकार को ऋण प्राप्त करने की सामर्थ्य की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 293। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकता है, तथा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के बाहर किसी से ऋण नहीं ले सकता। यह भी प्रावधान है कि राज्य भारत सरकार के बाहर किसी से भी ऋण नहीं ले सकता। 1935 के अधिनियम में राज्यों को यह अधिकार था, परंतु स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्यों को यह शक्ति नहीं दी गई है, तथा राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सरकारों से ऋण लेने को लेकर पूर्णतया निषेध कर दिया गया है। यदि किसी ऐसे उधार
का जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था, अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी बकाया है, तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। तो हमने जो है केंद्र राज्य संबंधों के तीनों खंडों पर विस्तृत चर्चा की है। इससे पूर्व हमने विधायी संबंध पर चर्चा की थी, प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा की थी, आज हमने इसके वित्तीय संबंधों पर चर्चा की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने इस जो व्याख्यान है इसमें शामिल की हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्याख्यान में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक अगली चर्चा में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।